हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशल वॉरियर फॉर हिस्टोरिकल कंटेंट। इस सीरीज में हम लोग क्लास 12th के एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। चैप्टर सेकेंड में आपको मैं डिस्कस हम लोगों का स्टार्ट हुआ है और एक एक करके हम लोग पूरे क्लास 12th के एनसीईआरटी हिस्ट्री के सारे जितना भी सिलेबस है उसको हम लोग कवर करेंगे। इस सीरीज में आपको मैं हिस्ट्री के काफ़ी डीप डाइव आपको मैं करवाऊंगा एनसीईआरटी का, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट्स बोर्ड एग्जाम के साथ साथ स्टूडेंट्स आपके सीयूटी एग्जाम के लिए भी ये सीरीज आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप लोगों को कंटेंट जो भी सीरीज है ये आपको टाइमली आपको मिले और आप लोग रिवीजन अच्छे से करें, नोट्स बनाएं, जिससे कि आपके बोर्ड में तो आपका एग्ज़ाम अच्छा हो ही, साथ ही आपका जो आपको फ्यूचर में जो भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स देने, सीयूईटी एग्ज़ाम आपको देना है, वो भी आपके अच्छे से ईजिली हो जाएंगे। होता क्या है स्टूडेंट्स, जब हम एक बार सिलेबस को बहुत ही डेप्थ में एनालिसिस कर लेते हैं तो फिर हमको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो एक बार ज़रूरी है कि हम सिलेबस को डेप्थ में एनालिसिस कर लें, जिससे कि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना आए, सिर्फ हमें रिवीजन करना रहेगा। तो कल की क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन क्लास थी कल की, जिसमें थोड़ा सा हमें कल की क्लास को रिकॉल मैं आपको करवाऊंगा, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको टाइमलाइन आपके साथ मैंने डिस्कस की थी। टाइमलाइन पर हमारा डिस्कशन हुआ था। एक बार आपसे फिर से मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, जिससे किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। ये टाइमलाइन मैं बार बार आपको रिकॉल करवाऊंगा। सबसे पहले आपका स्टोन एज है, जिसे हम प्री हिस्ट्री के टाइम ऑफ पीरियड से भी जानते हैं, इस नाम से भी। फिर आपका प्रोटो हिस्ट्री आता है, और प्रोटो हिस्ट्री में क्लास 12th में आपने आईवीसी इंडस वैली सिविलाइजेशन को आपने कंप्लीट किया है। ओके स्टूडेंट्स, प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो टाइमलाइन है वो ऑलरेडी आपको पता है 2600 से लेकर 1800 बीसीई तक है। ठीक है, प्रोटो हिस्ट्री का एक ऐसा फेज ऑफ पीरियड है जिसमें अगर हम सोर्सेस की बात करें तो सोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं, और जो सोर्सेज हमारे पास हैं आर्कोलॉजिकल सोर्सेज एज वेल एज लिटरेरी सोर्सेज, ये सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है। तो लिटरेरी सोर्सेज में प्रॉब्लम ये है कि हम इनकी स्क्रिप्ट को अभी तक अंडरस्टैंड नहीं कर पाए। प्रोटो हिस्ट्री में जो भी लिटरेरी सोर्सेज हमें अवेलेबल है, स्क्रिप्ट जो भी हमें लैंग्वेज मिली है, जो स्क्रिप्ट मिली है, हम उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, हम उसे समझ नहीं पाए। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपने कई सारी सील्स में या कई सारे मेटेलिक चीज़ों में एक स्क्रिप्ट देखी थी, हम उसकी स्क्रिप्ट को अभी तक डिकोड नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये प्रोटो हिस्ट्री का एक फीचर है, जिसमें सोर्सेज की बात करें तो वो लिमिटेड है। आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं, लिटरेरी सोर्सेज भी हैं, लेकिन लिटरेरी सोर्सेज की स्क्रिप्ट को हम समझ नहीं पाए। स्टोन एज में आपको पता है जो भी सोर्सेज हैं इस टाइम ऑफ फेज में वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है। ठीक है, वो आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज है, वो भी ये रिमेन्स के रूप में, अवशेष के रूप में, ये आपको याद रखना है। ओके,
वो भी ये अवशेष के रूप में आपको स्टूडेंट्स दिखाई देंगे, मतलब ये मिले हुए हैं अवशेष है, ठीक है। बाकी आप नेक्स्ट जो आपका है वो टाइम ऑफ फेज हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा वैदिक पीरियड है, जो आपके सिलेबस से आपकी बुक से डिलीट कर दिया गया है पार्ट सीबीएसई ने। वैदिक एज आता है क्योंकि आपने क्लास 12th में पहला चैप्टर पढ़ा 2600 से लेकर 1800 बीसी तक, और फिर चैप्टर सेकंड आपको डायरेक्ट मिल रहा है 600 बीसीई से 600 सीई का। तो इतना जो गैप टाइम के बीच में आपका वैदिक पीरियड आता है, वैदिक काल आता है भारत के इतिहास में, जो एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया है। इस समय को आप लोगों की बुक से हटा दिया गया है, तभी आपने एकदम से जंप कर लिया है। तो उसी को मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी अपने डिस्कस किया था, अर्लियर क्लास में भी, और आज से मैं फिर से मैं टाइमलाइन को डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि टाइमलाइन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जिस भी स्टूडेंट को टाइम लाइन अपनी पता है अपने चैप्टर की, कब कौन से इवेंट हो रहे हैं, किस टाइम ऑफ फेज में क्या हो रहा है, तो उसका सिलेबस बहुत अच्छे से रेडी होता है और उसकी परफॉर्मेंस भी एग्जाम में काफी अच्छी जाती है। तो वैदिक एज का मैंने टाइम ऑफ पीरियड बताया था 1500 बीसीई से लेकर 600 बीसीई तक इसका वैदिक एज का टाइम ऑफ फेज है। वैदिक एज को स्टूडेंट हम लोग 2 टाइम ऑफ फेज में इसका डिवीजन करते हैं। फर्स्ट है आपका अर्ली वैदिक पीरियड, अर्ली वैदिक पीरियड, और दूसरा है आपका लेटर वैदिक पीरियड। ओके, लेटर तो इसका जो टाइम ऑफ पीरियड है ये है 1500 से 1000 बीसीई तक आपका अर्ली वैदिक पीरियड है, और 1000 बीसीई से लेकर 600 बीसीई तक आपका लेटर वैदिक पीरियड है। और उसके बाद आपका शुरू हो जाता है आपका अर्ली जो स्टेट्स हैं, अंपायर हैं, किंग्स, फार्मर एंड टाउन्स। ये चैप्टर की स्टार्टिंग यहाँ से शुरू होती है, जहाँ से लेटर वैदिक पीरियड आपका समाप्त होता है, ठीक है। अर्ली वैदिक पीरियड में मैंने आपको बताया। अब अगर इस जो टाइम फेज है वैदिक पीरियड का, इसमें हमारे पास जो सोर्सेज अवेलेबल हैं वो आर्कोलॉजिकल सोर्सेज भी अवेलेबल हैं यहां से, और लिटरेरी सोर्सेज भी अवेलेबल है। ओके, हम लोग इस टाइम ऑफ फेज से स्टूडेंट्स, ये जो टाइम ऑफ फेज है वैदिक पीरियड से हम इंडियन हिस्ट्री को, जो क्योंकि हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री इतिहास का वो समय होता है, हिस्ट्री किसी भी टाइम ऑफ, ये वो टाइम होता है जब हम लिटरेरी सोर्सेज जो भी हैं आप उनको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि उसमें लिखा क्या हुआ है। तो वैदिक पीरियड से जो भी लिटरेरी सोर्सेज हमको मिले, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वैदिक टाइम से जो भी हमारे पास लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं, हम उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि उसमें क्या है, उसकी स्क्रिप्ट को हमने डिकोड कर लिया है, ठीक है। जैसे कि ऋग्वेद सब रचा गया था अर्ली वैदिक पीरियड में, तो ऋग्वेद में क्या है हमको सबको पता है, क्योंकि हम उसकी स्क्रिप्ट जो लैंग्वेज है हम उसे समझ पाए। तो इंडियन हिस्ट्री को मैं ये सोर्सेस के बेस पर ये मानूंगा, या मैं कहना चाहता हूं कि वैदिक पीरियड वो टाइम ऑफ फेज है जहां से हमने लिटरेरी सोर्सेस को भी डिकोड किया है, ठीक है। तो यहां से जब आप लिटरेरी सोर्सेस को डिकोड करते हो तो आपको बहुत ज्यादा जानकारी, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके लिए अवेलेबल हो जाती है। तो आप एक ये चेंज देखोगे कि वैदिक पीरियड से हमारे पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंडियन एशियंट हिस्ट्री की,
ठीक है, इंडिया के अर्ली हिस्ट्री फेज की, क्योंकि हमने लिटरेचर को, जो भी लिटरेरी सोर्सेज हैं उनकी लैंग्वेज को डिकोड करना है। इसलिए इंफॉर्मेशन जब आप लिटरेरी सोर्सेज अवेलेबल हैं और आप उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, तो इससे क्या होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन बहुत होगी, आपके पास जानकारी बहुत होगी उस समय की, कि उस समय की सोसाइटी, कल्चर या समाज कैसा था, संस्कृति कैसी थी। तो इसकी वजह से, और फिर आपका शुरू होता है चैप्टर सेकंड। वैदिक पीरियड को मैं इतना डीप में नहीं आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, उसको मैं फर्दर क्लासेस में डिस्कस कर लूंगा सेपरेटली वैदिक पीरियड को, तो आप उसे देख लीजिएगा और आपका वैदिक काल भी क्लियर हो जाएगा। अब हम अपने चैप्टर सेकंड पे आते हैं, जो हमारी सीरीज कंटिन्यू चल रही है, जिसकी स्टार्टिंग होती है 600 BCE से 600 CE तक ये चैप्टर डील करता है। मैंने कल भी कहा था, ये चैप्टर 600 BCE से लेकर 600 CE तक के हिस्ट्री को कवर करेगा, जिसमें 1200 ईयर्स की हिस्ट्री कवर की गई है। ठीक है, 1200 ईयर्स की हिस्ट्री इस पूरे चैप्टर सेकंड में कवर किया गया है। ये कल भी आपको मैंने बताया था और आज मैं आपको रिमेंबर करा रहा हूँ, क्योंकि टाइमलाइन में आपको मैं बार बार लेकर आऊंगा, टाइमलाइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, और आपको मैं अर्लियर क्लास का रिमेंबर कराऊं तो 600 BC जो टाइम आपका है, 600 BCE, 600 BCE ये आपका टाइम ऑफ है, जहां से आपका चैप्टर सेकेंड स्टार्ट है। ठीक है, तो 600 BCE ये टाइम, वो टाइम ऑफ फेज है जिसमें काफी चेंजेस, बदलाव हो रहे थे। उन बदलावों पर मैंने कल भी बात की थी, अर्लियर क्लास की वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ रिमेंबर करा रहा हूँ। तो 600 BCE में आपको महाजनपद के बारे में मैंने बताया था, महाजनपद आपको मिलेंगे। सोर्सेज जो अवेलेबल हैं इस टाइम ऑफ फेज में, जो सोर्सेज अवेलेबल हैं, और हमारा चैप्टर एंड होगा 600 CE पर। ठीक है, तो जो सोर्सेज अवेलेबल हैं इस टाइम ऑफ फेज में, दोनों तरह के सोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे वो आपके लिटरेरी सोर्सेज हो, चाहे वो आपके आर्कोलॉजिकल सोर्सेज। ओके, तो बेसिकली मैं ये कह सकता हूं कि बेसिकली चैप्टर टू कवर्ड द 1200 ईयर्स हिस्ट्री। ये सभी बच्चों को क्लियर होना चाहिए। दिस चैप्टर, ये जो चैप्टर है स्टूडेंट्स, डील वेरी कॉम्प्रिहेंसिव। किन चीजों को डील करता है देख लीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव क्या, नंबर 1 क्वेश्चंस है। ये चैप्टर आपको बताता है पोस्ट हड़प्पन पीरियड के बारे में, कि हड़प्पन पीरियड के बाद, हड़प्पा की सभ्यता के बाद क्या हुआ। जब हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हो गया, उसके बाद के टाइम ऑफ फेस को ये डील करता है ये चैप्टर, और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली डील करता है। सेकेंड, ये चैप्टर आपको ये सिखाएगा, बताएगा कि चीजों में किस तरीके से बदलाव हुआ, हाउ थिंग्स चेंज, किस तरीके से चीजों में बदलाव आए हैं। ठीक है, तो ये जो टाइम ऑफ फेस था 600 BC से जो चैप्टर आपका स्टार्ट हो रहा है, इसमें आप 1200 ईयर्स की हिस्ट्री को कवर करेंगे। सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, 1200 ईयर्स की हिस्ट्री आप कवर करेंगे।
ये चैप्टर काफी कॉम्प्रिहेंसिव डील करेगा किन चीजों से, पोस्ट हड़प्पन पीरियड कि हड़प्पा की सभ्यता के बाद का भारत का क्या इतिहास है और किस तरीके से चीजों में चेंज आया है, किस तरीके से चेंज बदलाव आपने देखा है। ओके, तो हम लोगों का जो कवर हो चुका था उसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी पार्ट को कवर कर लिया था, और मैं आपको फिर से आपको ये रिमेंबर कराना चाहता हूँ क्योंकि इंट्रोडक्टरी में ये जो टाइम ऑफ फेज है उसमें आपको बताया गया था कि 600 जो सेंचुरी BCE है, देयर इज अ एविडेंस दैट देयर वर अदर ट्रेंड्स एज वेल। हमें ऐसे सबूत मिले हैं जिसमें हमें पता चल रहा है कि बहुत सारे बदलाव उस टाइम ऑफ फेज से आना शुरू हो गए थे भारत के समाज में। ठीक है, खास तौर पे आप बदलाव को देखोगे, जो मोस्ट विजिबल चेंजेस दिखेंगे, इमरजेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स आप देखोगे ये बदलाव कि इंडिया में पॉलिटिकल यूनिट की शुरुआत होती है। फर्स्ट टाइम हमको भारत के इतिहास में स्टेट्स का फॉर्मेशन मिलता है, तो आई वुड से पॉलिटिकल यूनिट आपको दिखाई देगी, एक राजनीतिक इकाई दिखेगी। जैसे आज हमारे राज्य हैं, कुछ उस तरीके से आप राज्यों को देखेंगे, बनता हुआ देखेंगे, उनका उभार होगा, इमरजेंस उनका होगा। ठीक है, तो ये एक बदलाव दिखेगा। अंपायर्स आप देखोगे, ठीक है, साम्राज्य आप देखोगे कि वही जो अर्ली स्टेट्स है, पूरे चैप्टर को रीड करके करते आप पहुंच जाओगे कि वो अर्ली स्टेट्स अब बदल गए हैं बड़े बड़े साम्राज्य में और किंगडम्स में। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस, ये काफी इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं, तो प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। आप इस पॉइंट को जरूर रिमेंबर रखिएगा, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। नोट्स भी बना लीजिए, नोट्स आपको बनाने हैं। प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट, इसलिए आपके लिए लिख रहा हूं, प्लीज रिमेंबर दिस पॉइंट। क्या रिमेंबर रखना है? द पीरियड बिटवीन 600 BCE ऑनवर्ड्स, जो 600 BCE का जो समय काल है, चेंज the whole course of society। पूरी तरह से आप देखोगे समाज बदलता हुआ। और क्या नोटिस करेंगे आप कि चेंज द कंडीशन ऑफ द स्टेट, कंडीशन ऑफ द स्टेट and all the factor led to the formation of अर्ली स्टेट्स। तो ये जो सारे फैक्टर होंगे, जो बदलाव आ रहे हैं, उससे आपको किसका फॉर्मेशन मिलेगा? ये जो चेंजेस आ रहे थे सोसाइटी में, लोगों की लाइफ स्टाइल में, इकोनॉमी में, ये सारी कंडीशंस स्टेट को इमर्ज करेंगी। फिर आप देखोगे अर्ली स्टेट्स का फॉर्मेशन होगा। तो कुछ इस तरीके से आपके सामने सिचुएशन दिखेगी कि अर्ली स्टेट्स फिर जनपद, अर्ली स्टेट्स बनेंगे, फिर जनपद बनेंगे, फिर स्टूडेंट्स महाजनपद का फॉर्मेशन होगा, महाजनपद। ठीक है, और उसके बाद आपके अंपायर, बड़े बड़े आपको साम्राज्य दिखेंगे। तो अर्ली स्टेट्स, जनपद, महाजनपद और अंपायर। ठीक है, तो यहां से आपको स्टार्ट करना है 600 BCE से, और ये पूरा आपका हिस्ट्री चलेगा। पूरी बुक में आपको जो एशियन मिडीवियल हिस्ट्री है, अंपायर तो जो साम्राज्य हैं, यही साम्राज्य आपको मिडीवियल में, एशियन हिस्ट्री में भी आपको बड़े बड़े अंपायर्स मिलेंगे, मिडीवियल हिस्ट्री में भी अंपायर्स मिलेंगे। स्टार्टिंग अर्ली स्टेट्स से हुई है।
तो जनपद और महाजनपद आपकी बुक में 16 महाजनपद का जिक्र है। ओके, 16 महाजनपद आपको मिलेंगे और लेटर बाद में ये 16 से 4 महाजनपद बसते हैं और ये 4 से आपको एक अंपायर दिखेगा जो आपका होगा मौर्यन अंपायर। इस चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं जिसमें आप मौर्यन अंपायर को सबसे पहले देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना होगी। ठीक है, मौर्यन अंपायर 321 बीसीई में चंद्रगुप्त मौर्य जो होंगे वो मौर्य साम्राज्य को स्थापित करेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्यन साम्राज्य को फाउंडेड करेंगे, इसकी स्थापना करेंगे 321 बीसीई में। ओके, तो ये आपको रिमेंबर रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एनालिसिस के लिए, आपके नोट्स के लिए, कि ये जो पीरियड है, जो चेंजेस आपको दिख रहे हैं यहाँ से आप पढ़ने वाले हैं। अर्ली स्टेट्स, उसके बाद जनपद, फिर महाजनपद और अंपायर। तो महाजनपद आपके एनसीईआरटी में है, आप देख लीजिए। महाजनपद आपके मैप में दिए गए हैं। ये एनसीईआरटी में सब कुछ आपको एनसीईआरटी रीड करनी आनी चाहिए बस। ओके, तो आप देखिए ये आपके ये अर्ली स्टेट्स और उनकी कैपिटल्स, ये 16 महाजनपद आपके दिए गए हैं आपकी बुक में। ठीक है, तो इनकी मैपिंग आपको आनी चाहिए। बोर्ड एग्जाम में मैपिंग आपसे पूछेगा कि कौन सा महाजनपद कहाँ पर स्थित है, तो आपको फिल करना पड़ेगा। तो एक आपका ये अंग प्रदेश है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आप ये हो गया, वंग हो गया, मल्ल महाजनपद हो गया, मगध हो गया, काशी कोसला हो गया, ठीक है, अवंती हो गया, छेदी हो गया, और आपका कुरु पंचाल हो गया, गंधार हो गया, ओके, कंबोज हो गया, साउथ में आपका डेक्कन के नीचे अशमक हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया, सूरसेन महाजनपद हो गया। तो आप ये देखेंगे इनको आपको वश्य प्रदेश हो गया, ये एक आपका महाजनपद है। तो आप इनको हाईलाइट कर लें। ठीक है, मैं रिटर्न भी करे दे रहा हूं जिससे कोई अल्फाबेटिकल बेस में इनको रिटर्न करे दे रहा हूँ। 16 महाजनपद, द अर्लीस्ट स्टेट्स, नोट डाउन कर लें, नोट्स में अल्फाबेटिकल सेट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, देख लेंगे द अर्लीस्ट states. Okay, the 16 महाजनपद, the 16 महाजनपदास, महाजनपद। ठीक है, नंबर 1 पे लेते हैं आपको अंग प्रदेश, नंबर 2 अवंती, नंबर 3 छेदी, गंधार, कुरु, कोसला, कुरु कोसला, 7 नंबर काशी, कंबोज, मगध, अल्फाबेटिकल में सेट किया और लिख लीजिएगा नोट्स में, प्रॉपर आपको बनाने हैं। मगध, मध्य प्रदेश, मध्य है आपका, मध्य 11, मल्ल 12, पंचाल, सूरसेन, वश 15 आपका हो गया, वजी
वज्जी प्रदेश और 16 वंग, और एक आपको साउथ इंडिया में दिखाई देगा दक्कन के प्लेट्यू में, साउथ इंडिया में आपको भी दिखेगा, वो है अश्मक। अश्मक देख लीजिए, अश्मक, ये साउथ में आपका अश्मक है। ओके, तो आप देख रहे हैं काशी, कोशला, मगध, अंग, वंग, वश प्रदेश, छेदी प्रदेश, अवंती प्रदेश, मत्स्य महाजनपद, सूरसेन, कुरु, पंचाल, तो आप देख रहे हैं गंधार, कंबोज, तो इतने सारे अर्ली स्टेट्स थे और इनकी कैपिटल्स के नेम भी लिखे हुए हैं। ओके, तो इंपॉर्टेंट ये है, मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, टाइम के साथ साथ ये 16 में से ये आपस में फाइट करेंगे, फिर 16 में से ये 4 में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब फिर 4 महाजनपद, ये 16 जितने भी हैं, सो 16 में से 4 का पूरा कंट्रोल हो जाएगा, और फिर चारों में से एक आपके सामने आएगा, बचेगा, और वो होगा मगध। मगध जो महाजनपद होगा, ये सबसे पावरफुल महाजनपद के तौर पर आपको आपके चैप्टर पे दिखेगा, ठीक है। और इसके पावरफुल होने के रीजंस पर भी मैं डिस्कस करूंगा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली और बहुत ही डीप डाइव इस पर डिस्कशन होगा कि मगध पावरफुल क्यों है, इसके पीछे के रीजंस क्या थे, मगध को इतना ज्यादा एडवांटेज क्यों मिला। ओके, तो और इसी का यही मगध आपका आगे जाके बनेगा अंपायर, ठीक है, जिसमें आप देखोगे मौर्यन अंपायर आपके सामने सबसे पहले आएगा, मौर्य साम्राज्य के रूप में आप जर्नी शुरू करोगे अंपायर्स की। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था, अर्लियर स्टेट्स तो 16 है, 16 से 4 बचेंगे फाइट करते करते और एक दूसरे को कंट्रोल कर लेंगे, फिर 4 में से फाइट होगी और उसमें से मगध तीनों को अपने कंट्रोल में कर लेगा, और फिर मगध एक ऐसा अंपायर होगा जिसके अधिकार क्षेत्र में मैं ये कह सकता हूँ ये 16 के 16, ये बाकी के जो 15 है या पूरा भारत मगध के नियंत्रण में आ जाएगा। एक ऐसा टाइम ऑफ फेज आएगा, मगध इतना ताकतवर हो जाएगा कि वो पूरे भारतवर्ष को अपने नियंत्रण में ले लेगा, और उसके बाद वहां पर साम्राज्य की एक अंपायर बन चुका है। जब आप पूरा कंट्रोल कर रहे हो इतना, तो इतने बड़े टेरिटोरियल रीजन को हम स्टेट तो नहीं कहेंगे ना, साम्राज्य कहेंगे, पूरा अंपायर बोलेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट था जो मैंने डिस्कस किया। तो लेट्स स्टार्ट, बुक हम लोग रीड करते हैं, अर्लियर क्लास का काफी रीड हो गया है और आपको रिमेम्बर भी करा दिया। 1600 BCE, बार बार मैं आपको हर लेक्चर में ये याद दिलाऊंगा, 1600 BCE वो टाइम ऑफ फेज है जहां से आपको चेंजेस दिखने शुरू होंगे इंडियन हिस्ट्री में, भारत के इतिहास में आपको बदलाव होता हुआ दिखेगा। तो टॉपिक 1 आपका प्रिंसप एंड पियादशी ये है, तो इसको हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। प्रिंसिप और पियदशी, तो सबसे पहले डिस्कस लाइन टू लाइन रीडिंग करते हैं, जहां पर एनालिसिस होगा, एनालिसिस किया जाएगा। सम ऑफ द मोस्ट मोमेंटियस डेवलपमेंट इन इंडियन एपिग्राफी टुक प्लेस इन 1830s। तो भारतीय अभिलेख विज्ञान में, इंडियन एपिग्राफी में जो उल्लेखनीय, जो बहुत मोमेंटियस डेवलपमेंट्स हुए, जो बड़े बदलाव आए, वो 1830 के टाइम ऑफ पीरियड से आए। 1830 के आसपास से भारत के अभिलेख विज्ञान में, इंडियन एपिग्राफी में आपको काफी ज्यादा प्रगति देखने को मिलेगी, मोमेंटियस डेवलपमेंट देखने को मिलेंगे। आपको दिखेगा कि जो ब्रिटिश है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक व्यू देना चाहता हूँ, इंडियन हिस्ट्री को लेकर
इंडियन कल्चर को लेकर, इंडियन सोसाइटी को लेकर ब्रिटिश बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे और वो ये जानना चाहते थे, भारत के इतिहास को जानना चाहते थे, इंडियन कल्चर को जानना चाहते थे। इसके लिए वो काफ़ी प्रयास कर रहे थे। ओके, तो इपिग्राफी जो है उसे हम, सर इपिग्राफी क्या होता है? तो इपिग्राफी बेसिकली आप देख लीजिए, तो इपिग्राफी इंस्क्रिप्शंस आर writings engraved on hard surface such as stone, metal or poetry। तो अभिलेख क्या होते हैं? तो इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं? ओके, तो ये होते हैं आपके अभिलेख, ठीक है, ये आपके इंस्क्रिप्शंस होते हैं। तो इंस्क्रिप्शंस जो लिखे जाते हैं वो किस पर लिखे जाते हैं? ऑन हार्ड सरफेस, राइटिंग इंग्रेव्ड, हम उसको उसमें खुदरा करके किसी भी तरीके से पत्थर पर, स्टोन पर या मेटल पर या पोएट्री बर्तन पर हम लिखते हैं, उसके हार्ड सरफेस पर हम लिखने का प्रयास करते हैं, उस पर हम कुछ ना कुछ लिखते हैं। तो वो लिखते हैं, आपको पता है, उसमें आप किसी तरीके से उसको लिखते हैं खुदरा करके। तो जैसे आपने देखा होगा अपने भारतीय समाज में लोग अभी तक 10-15 साल पहले लोग बर्तनों पे नाम लिखवाते थे, ठीक है, मेटल पे अपना नाम लिखवाते थे, तो उसे हम इंस्क्रिप्शंस कहेंगे। मेटल पे, स्टोन पे, हार्ड सरफेस पे, तो उसे इंस्क्रिप्शंस कहते हैं। और ये जो अभिलेख होते हैं इनकी जो स्टडी करता है, इसकी स्टडी को हम इपिग्राफी बोलते हैं। जब आप इन इंस्क्रिप्शंस पे स्टडी करते हैं तो उसे हम इपिग्राफी बोलते हैं। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज कॉल्ड इपिग्राफी, ठीक है, तो ये आपका लिखा भी हुआ है, ठीक है, तो ये नोटिस कीजिएगा, द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस आर कॉल्ड इपिग्राफी। जब आप इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की कोशिश करते हो उसको हम इपिग्राफी कहते हैं, तो अभिलेख विज्ञान उसे कहते हैं। तो भारत के जब आप, क्योंकि आपको पता है इंडियन हिस्ट्री में, अभी मैं सोर्सेस की बात कर रहा था, तो भारत की हिस्ट्री टाइमलाइन में आपको बहुत ज़्यादा आर्कोलॉजिकल सोर्सेज मिलेंगे और उन आर्कोलॉजिकल सोर्सेज में आपको इंस्क्रिप्शंस बहुत मिलेंगे। ओके, अभिलेख बहुत सारे मिलेंगे। तो इन इंस्क्रिप्शंस की जो ब्रिटिश थे वो ये जानना चाहते थे कि इनमें लिखा क्या हुआ है, तो उसकी ये लोग स्टडी कर रहे थे। तो साइंस है, साइंस में इसको इपिग्राफी कहा जाता है। जब आप इंस्क्रिप्शंस की स्टडी करते हैं उसे हम इपिग्राफी बोलते हैं। तो इसमें काफ़ी तेजी आपको देखने मिलेगी, टुक प्लेस इन द 1830s के पास में, 1830 के आसपास से आपको काफ़ी इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। दिस वाज व्हेन, ये वो समय था जब जेम्स प्रिंसअप एक अधिकारी थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसअप। ओके, तो जेम्स प्रिंसअप एक अधिकारी थे, ने एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्फेयर्ड ब्राह्मणी एंड खरोष्टी, जिन्होंने ब्राह्मी और खरोष्टी जो लिपियां हैं उनको डिकोड किया था। डिस्फेयर्ड मतलब उनका, मैं कह सकता हूं उनका अर्थ निकाला था। तो इस व्यक्ति का नाम क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स को बिल्कुल पता ही होना चाहिए, क्योंकि 12 नंबर के आपका सेक्शन ए जो एमसीक्यू रीजन मैचिंग का आएगा उसमें ये क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है कि वो कौन से पर्सन थे जिन्होंने ब्राह्मणी और खरोष्टी जो लिपि है, जो लिपियां हैं, भाषाएं, उनका अर्थ निकाला था। तो वो थे एक ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंसअप। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, 1 मार्क्स का ही रहेगा, लेकिन क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है इसलिए अपने आप में ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का भी इंपॉर्टेंस होता है क्योंकि उस क्वेश्चन का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है जिसके बारे में पूछा जा रहा है, उस हिसाब से अपने आप में वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ओके, तो जेम्स प्रिंसअप जो ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, मिंट में, उन्होंने डिस्फेयर्ड ब्राह्मणी एंड खरोष्टी, उन्होंने ब्राह्मणी और खरोष्टी जो लिपियां हैं उनका अर्थ निकाला था। टू स्क्रिप्ट यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस,
इन्होंने पाया कि दो लिपियां प्रयोग की गई हैं जो पहले के इंस्क्रिप्शंस हैं, जो पहले के अभिलेख हैं मिल रहे थे भारत के, उनमें 600 BCE से ये बातचीत चल रही, 600 BCE ऑनवर्ड से जो इंस्क्रिप्शंस इनको मिले हैं उस टाइम ऑफ फेज के, उसमें 2 स्क्रिप्ट यूज हुई। वो 2 स्क्रिप्ट कौन सी हैं? एक ब्राह्मी और एक खरोष्टी। रिमेंबर रखिएगा इस पॉइंट को कि 600 BCE ऑनवर्ड से, ठीक है, मैं यहां पर ले लेता हूं, टाइमलाइन पे भी इसको मेंशन कर देता हूं। ओके, देखिएगा, तो 600 BC ऑनवर्ड से क्या हमें पता चल रहा है? 600 BC ऑनवर्ड से उस टाइम फेज के जो हमको स्टूडेंट इंस्क्रिप्शंस मिल रहे थे ब्रिटिश को, जब वो रिसर्च कर रहे थे, इंडियन हिस्ट्री को जानने का प्रयास कर रहे थे, तो इनको इंस्क्रिप्शंस मिले। तो इन्होंने इस बात को नोटिस किया कि जो अर्लियर इंस्क्रिप्शंस हैं, ये जो पहले के दौर के इंस्क्रिप्शंस मिल रहे हैं 600 BC टाइम फेज में जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले, या महाजनपद काल के इंस्क्रिप्शंस मिले होंगे, नो डाउट महाजनपद पीरियड के इंस्क्रिप्शंस मिले होंगे, 500 400 BCE के इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं, या आप समझ सकते हैं इंस्क्रिप्शंस उसी टाइम ऑफ फेज में लिखे गए होंगे जब अर्लियर स्टेट्स का फॉर्मेशन हो रहा होगा किसी भी आदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए, तो वो टाइम ऑफ फेज 500 400 BC समथिंग हो सकता है। तो उस टाइम के जो अर्लियर इंस्क्रिप्शंस हमको मिल रहे थे, ये नोटिस किया गया कि उसमें 2 स्क्रिप्ट यूज की गई है, ठीक है, और एक है आपकी ब्राह्मणी और एक और की कौन सी है? ब्राह्मणी है, और एक आपकी है खरोष्टी, ठीक है, ब्राह्मणी और खरोष्टी, ब्राह्मणी है खरोष्टी। ये आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसे नोट डाउन कीजिएगा, अपने लेक्चर नोट्स प्रॉपर बनाइएगा कि इस टाइम ऑफ फेज में जो हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, वो अर्लियर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं 600 BCE से जो इंस्क्रिप्शंस मिलना शुरू हुए हैं उस टाइम ऑफ फेज के, उसमें 2 स्क्रिप्ट यूज की गई हैं इन द अर्लिएस्ट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, और क्वाइंस में भी, इंस्क्रिप्शंस के साथ साथ क्वाइंस का भी मेंशन किया गया है कि उस टाइम ऑफ फेज में हमें जो सिक्के मिले हैं या इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उसमें ये 2 भाषाएं यूज की गई हैं, ब्राह्मणी एंड खरोष्टी। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि अर्लियर इंस्क्रिप्शंस और अर्लियर जो क्वाइंस इशू किए गए थे उस टाइम ऑफ फेज में, उनमें कौन सी स्क्रिप्ट यूज की गई है? तो योर आंसर इज कि ब्राह्मणी एंड खरोष्टी दैट। ओके, नेक्स्ट हम रिटर्न टू बैक। ही फाउंड दैट, तो प्रिंसिप ने क्या पाया स्टूडेंट्स? ही फाउंड दैट मोस्ट ऑफ दीज मेंशंस, अधिकतर इंस्क्रिप्शंस और क्वाइन में कौन मेंशन था? इन इंस्क्रिप्शन और क्वाइंस में किसको मेंशन किया गया था? एक किंग, एक राजा का जिक्र है, एक किंग रिफर्ड, एक राजा में अधिकांश जो अभिलेख और सिक्के हैं उस पर एक राजा का जिक्र है, और उसको रिफर किया गया है टू एज अ पियदशी। पियदशी मीनिंग प्लीजेंट टू बी होल्ड, प्लीजेंट टू बी होल्ड यानी मनोहर मुख आकृति वाले, जो मतलब जिनका जो फेस लुक है, कहने का मतलब ये है प्रिंसिप का, जिनका पियादशी का जो अर्थ होता है, इस भाषा को क्योंकि हमने डिकोड कर लिया है ब्राह्मणी और खरोष्टी को, तो पियादशी का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो है प्लीजेंट टू बी होल्ड, मनोहर आकृति वाले, जिसका जो फेस लुक है वो बहुत सुंदर है, यानी मनोहर मुख आकृति वाले। मैं लिख देता हूं, मनोहर मुख आकृति वाले। मनोहर का मतलब होता है मन को अच्छा लगने वाला, जिसका जो फेस लुक है वो बहुत सुंदर है। उस राजा का नाम लिखा है, ठीक है, पियादशी। देयर वर अ फ्यू इंस्क्रिप्शंस,
हमें कुछ अभिलेखों पर विच आल्सो रिफर टू द किंग एज अशोक, कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा हुआ है। तो यहां से हमें क्या क्लियर हो रहा है कि पियादशी ही अशोक था। ठीक है, कुछ अभिलेखों पर राजा का नाम अशोक भी लिखा है। तो अशोक जो आपका नाम आ रहा है, सम्राट अशोक के समय की ये बात है। तो ये जो इंस्क्रिप्शंस हमें मिल रहे हैं स्टूडेंट्स, ये समथिंग अगर अकॉर्डिंग टू अपनी टाइमलाइन जाएं, हम लोग अपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिस्कस करें, तो स्टूडेंट्स ये जो इंस्क्रिप्शंस आपके हैं, तो 600 बीसी महाजनपद का काल है और 325 बीसीई, ठीक है, 321 बीसीई, एनसीईआरटी में 321 है। तो 321 बीसीई वो टाइम था जब मौर्यंस, मगध में मौर्यंस का रूल स्टार्ट हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। ओके, और उसके बाद ये जो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा आता है इनके डायनेस्टी में, इनके फैमिली ट्री में, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इनका सन आएगा और इनके सन का सन होगा जो होगा आपका अशोक। ठीक है, तो अशोका जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य का ग्रैंड सन है, ग्रैंड सन। और अगर मैं बात करूं तो पोस्ट जो मौर्यन टाइम है वो है 125 बीसी। तो समथिंग आपको जो इंस्क्रिप्शंस प्रिंसिप को मिल रहे हैं, जेम्स प्रिंसिप को, वो मिल रहे हैं समथिंग आपका 321 बीसीई के से लेकर अशोक के टाइम ऑफ पीरियड के बीच में आपको मिल रहे हैं। और अशोक का जो टाइम ऑफ इंस्क्रिप्शंस का पीरियड आपको दिखेगा वो है समथिंग 272 से 268, थोड़ा टाइम में डिस्प्यूट है, और 231 बीसीई, यानी इस टाइम ऑफ फेज के इंस्क्रिप्शंस आपको जेम्स प्रिंसिप को मिले हैं। तो ये जो 272 टाइम दिया गया है ये अशोक की राजगद्दी पर बैठने का समय है, और 231 बीसी जब अशोक राजा बनते हैं तो ये उस समय की बात है। और अगर अशोक जब राजा का मेंशन है तो कहीं ना कहीं जो इंस्क्रिप्शंस प्रिंसिप को मिल रहे हैं वो इस टाइमलाइन के बीच के इंस्क्रिप्शंस हैं जो अशोक ने स्वयं लगवाए होंगे, जिसमें उनका नाम पियादशी भी जिक्र है। तो काफी इंपॉर्टेंट हमारा डीप डाइव हुआ, काफी हम लोगों ने एनालिसिस किया इंस्क्रिप्शंस को लेकर। ओके, बैक तो नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट फेमस रूलर्स नोन एज बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो जो बौद्ध धर्म के जो आपके टेक्स्ट हैं उसमें भी अशोक बौद्ध ग्रंथों के अनुसार, फ्रॉम बुद्धिस्ट टेक्स्ट, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक सर्वाधिक, मोस्ट फेमस, बहुत अधिक, सबसे सर्वाधिक प्रसिद्ध शासकों में से एक था। ठीक है, बौद्ध जब ग्रंथों को आप पढ़ेंगे तो उसमें दिखेगा कि अशोक बहुत ही प्रसिद्ध शासकों में से एक था मौर्य साम्राज्य में। मौर्यन अंपायर में अशोक, उस समय की अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था। तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक का काफी जिक्र है और अशोक को काफी उसमें हाईलाइट किया गया है बौद्ध ग्रंथों में पॉजिटिव सेंस में। और उसे कहा गया है कि उस दौर का अशोक सबसे प्रसिद्ध शासक था, हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम लोग, तो ये आपको दिख रहा है, ये इंस्क्रिप्शंस है। एपिग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस। ये मध्य प्रदेश का सांची स्तूप है और ये देखिए किस तरीके से पत्थर पर ये इंस्क्रिप्शंस, ये लैंग्वेज, ये किस तरीके से सिंबल लिखे हुए हैं आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको बोर्ड एग्जाम में ये इमेज आ सकती है
और आपसे पूछेगा ये इमेज किसको रिफर करती है, तो ये एक इंस्क्रिप्शन को रिफर करती है जो सांची मध्य प्रदेश में 2nd सेंचुरी BCE टाइम का है। ठीक है, 2nd सेंचुरी BC 200 सेंचुरी के आसपास का ये आपका इंस्क्रिप्शन है। और ये अशोक किंग कुछ ऐसे दिखते होंगे। ये AI इमेज आपके सामने है। ठीक है, जिससे आप समझ सकते हैं अशोक का कुछ ऐसा लुक होगा, काफी मनोहर आकृति वाले राजा प्रियदर्शी अशोक किंग। ठीक है, नेक्स्ट, दिस गिव अ न्यू डायरेक्शन, देख लीजिए उसके आगे, दिस गिव अ न्यू डायरेक्शन टू इन्वेस्टिगेशन इनटू अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो ये जो प्रिंसप और ब्रिटिश प्रयास कर रहे हैं इंस्क्रिप्शंस को इन्वेस्टिगेट करने का, इंस्क्रिप्शंस में उन्होंने जो भाषा का पता लगाया कि इसमें 2 भाषाएं अधिकतर इंस्क्रिप्शंस और क्वाइंस में लिखी हैं, एक ब्राह्मणी और खरोष्टी। ये जो इन्वेस्टिगेशन हुआ, ये जो रिसर्च हुआ, इससे आरंभिक भारत के अर्ली इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री, आरंभिक जो भारत था, अर्ली इंडियन हिस्ट्री है, राजनीतिक इतिहास पॉलिटिकल हिस्ट्री के अध्ययन को एक नई दिशा मिली, न्यू डायरेक्शन। इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को एक न्यू डायरेक्शन मिला इन इन्वेस्टिगेशन से, जिससे कि हमको ये फील हुआ और हमें भी यकीन हुआ कि भारत का एक बहुत ही स्वर्णिम इतिहास है, जिसमें शायद एक से एक महान राजा होंगे। और ब्रिटिशर्स ने और उसके बाद इंडियन स्कॉलर्स ने भी अपने रिसर्च को और ज़्यादा तेज कर दिया। भारत के इतिहास को जानने के लिए काफ़ी प्रयास उसके बाद शुरू हुए। एक नया डायरेक्शन मिलेगा इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री को जानने की दिशा में, कि भारत का जो आरंभिक भारत के राजनीतिक इतिहास के अध्ययन को, इंडियन पॉलिटिकल हिस्ट्री के रिसर्च को एक नई दिशा मिलेगी। क्योंकि भारतीय एज यूरोपियन एंड इंडियन स्कॉलर्स, यूरोपियन और जो भारतीय विद्वानों ने यूज्ड इंस्क्रिप्शंस, ये जो अभिलेख उनको मिले, इनका प्रयोग किस लिए किया, इन इंस्क्रिप्शंस का, इन टेक्स्ट का क्या प्रयोग किया, कंपोज्ड इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस टू रिकंस्ट्रक्ट द लीनेज ऑफ मेजर डायनेस्टीज, वंशाक्रम। जैसे मान लीजिए कोई एक्स डायनेस्टी है, तो एक्स डायनेस्टी में कब कौन राजा बन रहा है, तो इस लीनेज को, जैसे मान लीजिए ए राजा है तो ए के बाद कौन राजा बना, बी बना, बी के बाद कौन बना, सी बना। तो इस तरीके से लीनेज, जेनेटिक लीनेज को पता करने की कोशिश की गई। लीनेज टू मेजर डायनेस्टीज, जो प्रमुख राजवंश थे उस टाइम के, उनके लीनेज को रिकंस्ट्रक्ट करने का प्रयास किया गया कि इनके बाद कौन, ये राजा हैं तो अशोक के बाद कौन राजा बना, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की तो उसके बाद अगला कौन राजा बना। तो इसको रिकंस्ट्रक्ट द लीनेज ऑफ द मेजर डायनेस्टीज। जब आप इंस्क्रिप्शंस को स्टडी कर रहे हैं तो इससे आपके अंदर एक तो विश्वास आया कि भारत का एक राजनीतिक इतिहास है, पॉलिटिकल उसकी हिस्ट्री है, और उसको पता लगाना चाहिए। जब आप ब्राह्मणी खरोष्टी लिपि डिकोड कर रहे हैं तो उससे एक नई दिशा मिलती है भारत के एक राजनीतिक इतिहास को। और उसी के साथ जो यूरोपियन स्कॉलर्स थे, इंडियन स्कॉलर्स थे, इन्होंने इन इंस्क्रिप्शंस का और इन टेक्स्ट का जो कंपोज किया, इनको कलेक्ट किया, कंपोज करके जो अलग अलग वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस में थे, अलग अलग भाषाओं में इनको कंपोज किया। मतलब जो लैंग्वेजेस में मिल रहे हैं उस भाषा से जो आज भाषा बोली जा रही उन भाषाओं में उनको कन्वर्ट किया गया और ये पता लगाने की कोशिश की गई, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई कि ये जो डायनेस्टीज मिल रहे हैं, ये जो वंश मिल रहे हैं, इनका लीनेज क्या है, इनका वंश का क्रम क्या है, कौन राजा बन रहा है, उसके बाद कौन राजा बन रहा है और उस राजा ने क्या क्या महान कार्य किए हैं, कौन से युद्ध लड़े हैं, ये सब कुछ पता करने का प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि उन इंस्क्रिप्शंस को दूसरी भाषाओं में कंपोज किया जा रहा है इन अ वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस टू रिकंस्ट्रक्ट द लीनेज ऑफ मेजर डायनेस्टीज।
दैट हैड रूल्ड द सब कॉन्टिनेंट, और उन वो प्रमुख डायनेस्टीज जिन्होंने इस सब कॉन्टिनेंट में इंडियन रीजन में शासन किया था, तो उनके लीनेज को पता करने का प्रयास किया जाने लगा कि एक अगर कोई फैमिली में उनके राजा बन रहा है तो उसके बाद अगला राजा कौन बना, उसके बाद कौन राजा बना, पूरे वंश को पता करने को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की गई विद्वानों के द्वारा, चाहे वो यूरोपियन स्कॉलर्स हो चाहे वो इंडियन स्कॉलर्स हो। एज अ रिजल्ट जब आप इतना प्रयास करेंगे तो आपको परिणाम भी मिलेगा। तो एज अ रिजल्ट द ब्रॉड contours of political history were in place by the early decades of the 20th century। परिणाम स्वरूप 20वीं सदी के 20th सेंचुरी के जो स्टार्टिंग फेज था, आरंभिक जो दशक थे 20th सेंचुरी के, चाहे वो 1910 हो, चाहे 1920 हो, चाहे वो 1930 हो, उसमें राजनीतिक इतिहास का, भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक इतिहास का एक हमने द ब्रॉड कंट्योर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री वर इन प्लेस, राजनीतिक इतिहास का एक सामान्य चित्र तैयार हो गया था, हमारे सामने आ गया था कि ये भारत का राजनीतिक इतिहास, एक मतलब एक इमेज क्लियर होने लगी थी, कुछ बहुत सारी जानकारी हमको मिलने लगी थी। जब आप इतना प्रयास करेंगे तो आपको उस समय के भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री के बारे में आपको काफी कुछ इमेज क्लियर हो रही थी। जैसे पता चल गया था कि भारत के अर्ली स्टेट्स का जो फॉर्मेशन है वो 600 BCE से स्टार्ट हो रहा है। तो ये चीजें आपको एक पिक्चर क्लियर हो रही कि नहीं हो रही कि उससे पहले वैदिक पीरियड है। तो ये आप देख रहे हो कि ये पहले चीजें नहीं थी हमारे पास, ये सब हम पहले नहीं जानते थे भारत के इतिहास के बारे में। तो अब यही सारी इमेजेस, यही सारी पिक्चर क्लियर हो रही कि वैदिक एज था, उससे पहले हड़प्पन सोसाइटी हुआ करती थी। ये सारी जानकारी 1910 1920 आप देखोगे वो टाइम ऑफ एज जब भारत, जब जो ब्रिटिश अधिकारी वो हड़प्पा की सभ्यता का खोज करते हैं, वो बेसिकली क्लास 12 के पहले चैप्टर में भी मेंशन है कि जो कनिंघम है वो तो 600 BCE के हिस्ट्री को रिसर्च कर रहे थे, लेकिन एक्सीडेंटल उनको हड़प्पा के एविडेंस भी मिल जाते हैं, तो वो और पीछे जाते हैं भारत के इतिहास को जानने के लिए। तो जब आप इतना प्रयास कर रहे हैं, एज अ रिजल्ट द ब्रॉड कंटोर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री वर इन प्लेस बाय द अर्ली डिकेड्स इन द 20th सेंचुरी, जो 20वीं सदी के आरंभिक दशकों में, अर्ली डिकेड्स में 1910 1920 1930 में जब वो पब्लिश की जाती है वो पूरी स्टडी, तो हमें एक काफ़ी कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री, हमें भारत के राजनीतिक इतिहास का हमें काफ़ी कुछ जानकारी हमारे सामने आती है। एज अ रिजल्ट द ब्रॉड कंटोर्स ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, परिणाम स्वरूप भारत के इतिहास की काफ़ी हमें जानकारी प्राप्त होती है, वर इन प्लेस बाय द अर्ली डिकेड्स, ठीक है, इन द 20th सेंचुरी। नेक्स्ट, सब्सिक्वेंटली धीरे धीरे आप ये देखेंगे स्कॉलर्स बिगिन टू शिफ्ट देयर फोकस टू द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री। धीरे धीरे स्कॉलर्स जो होंगे, जो विद्वान हैं, इनका जो फोकस हो जाएगा, उसके बाद विद्वानों ने अपना ध्यान पूरा फोकस भारत के राजनीतिक इतिहास के तरफ लगाया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ पॉलिटिकल हिस्ट्री, कि भारत का पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या है। क्योंकि बहुत सारे देशों को या ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि भारत का कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री है ही नहीं, वो तो ये क्लेम करते थे कि भारत का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। लेकिन फिर जब सारी चीजें मिलना शुरू हुई, हमें पता चलना शुरू हुआ कि हमारे यहाँ भी अर्ली स्टेट्स और एम्पायर्स ये सब थे, तो उसके बाद स्कॉलर्स का, विद्वानों का फोकस, तो फिर अंग्रेजों ने भी इंटरेस्ट, क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि इंडिया की कोई पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, कोई भारत का कोई राजनीतिक इतिहास नहीं है। तो उसके बाद ब्रिटिशर्स ने भी रिसर्च करना शुरू किया, जब उनको चीजें मिलती हैं शुरुआती दौर में, तो फिर उनका पूरा फोकस भारत के राजनीतिक इतिहास को समझने और जानने में हो जाता है, और काफी इंटरेस्टिंग तरीके से वो उसकी छानबीन करने की कोशिश करते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग वेदर देयर वर कनेक्शंस बिटवीन पॉलिटिकल चेंजेस। छानबीन करने की कोशिश की, क्या कोशिश की कि देयर वर कनेक्शंस बिटवीन पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट्स, कि उस समय जो राजनीतिक बदलाव आए, जो आर्थिक बदलाव आए और जो सामाजिक बदलाव आए, क्या इनके बीच कोई संबंध था। अगर राजनीतिक बदलाव आ रहा है तो क्या आर्थिक बदलाव आए थे,
आर्थिक बदलाव आए थे तो सामाजिक बदलाव क्या हुए, तो इनके संबंधों को इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की गई, इन चेंजेस को कनेक्ट करने की कोशिश की गई उस टाइम ऑफ फेज में इन स्कॉलर्स के द्वारा। तो इन्वेस्टिगेटिंग वेदर देवर कनेक्शंस, इस बात की छानबीन की गई, कोशिश की गई जानने की। देयर वर कनेक्शंस, क्या संबंध थे, क्या कनेक्शंस थे, किसके बीच, पॉलिटिकल चेंज, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के बीच, राजनीतिक बदलाव, आर्थिक बदलाव और सामाजिक बदलावों के बीच क्या कनेक्शन थे। और इट वाज सून रियलाइज्ड, और ये चीज बहुत जल्द महसूस भी हो गई कि दैट वाइल देयर वर लिंक्स, शीघ्र ही आभास हो गया था, हम जान महसूस होने लगा था, इनमें संबंध तो थे, जो चेंजेस हुए थे उस टाइम में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक, इनमें संबंध थे। इट वाज सून रियलाइज्ड दैट व्हाइल देयर वर लिंक्स, की संबंध थे, और दीज वर नॉट ऑलवेज सिंपल और डायरेक्ट, लेकिन जो बदलाव थे वो सीधे संबंध हमेशा नहीं थे, संभवतः शायद पॉसिबल, दे वर नॉट ऑलवेज सिंपल और डायरेक्ट, वो इतने संभवतः हमेशा सीधे नहीं थे, मतलब इतना डायरेक्ट उनका लिंकअप नहीं था, लेकिन लिंकअप था, लेकिन इतना डायरेक्ट लिंकअप नहीं हमको, ये हम कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च जो किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, काफ़ी लंबी क्लास है, तो नेक्स्ट क्लास आपको इसके बाद 2 अर्लीस्ट स्टेट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर क्लासेस में। तो आपके 2 लेक्चर्स हो गए हैं, और आप मेरे साथ हिस्ट्री की जर्नी करते रहिए। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल सोशल वॉरियर फॉर हिस्टोरिकल कंटेंट। क्लास 12 स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लें। मैं आपको पीवाईक्यू भी करवाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर भी नवंबर के टाइम आपसे मेरा डिस्कशन होगा। एग्ज़ाम की मैं आपके हिस्ट्री एग्ज़ाम की फुल प्रिपरेशन कराऊंगा अपने इस यूट्यूब चैनल में सोशल वॉरियर में। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करें अपने स्टूडेंट्स ग्रुप में जो आपके क्लास 12 के ग्रुप्स हैं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू सो मच।